रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम लोग बढ़ाते हैं और आज करंट इशूज के अंतर्गत मैं कुछ आंकड़े देने वाला हूं और वह आंकड़ा होगा आपका नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रमुख नवीनतम डाटा। ठीक है, ये आपके जेपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, अन्य परीक्षाओं के लिए भी सामान्य रूप से इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जब भी आप कोई उत्तर लिखते हैं मेंस में तो वहाँ पर क्या होता है, आंकड़ों से संबंधित समस्याएं आती हैं। ठीक है, इसलिए मैं हर दिन या फिर एक दो दिन छोड़ करके अगर कोई करंट इशू कुछ ज़्यादा हॉट टॉपिक आ गया तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन जब किसी दिन हॉट टॉपिक सोचा नहीं रहेगा तो मैं किसी न किसी सेक्टर की आंकड़ा आपको दे दिया करूँगा। उसके लिए एक अलग कॉपी बना लीजिए और उन डाटाज को क्या करना है, आपको नोट करना है और बीच बीच में सिर्फ रिवीजन करना है। रटने में नहीं बोल रहा, सिर्फ एक बार पलट करके रीडिंग मार लीजिए सुबह सुबह उठ के 10-5 मिनट। ठीक है, ये आपका प्रारंभिक परीक्षा में तो काम देगा ही। अब पूछा जाएगा कि सोलर एनर्जी का जो है आपका प्रोडक्शन वर्तमान में कितना है या फिर सोलर एनर्जी का क्षमता इंडिया का कितना है। ठीक है, तो आप पुराना वाला कुछ पढ़ के गए हुए हैं, कहीं से भी आप पढ़िएगा, कुछ भी पढ़िएगा, पुराने गाइड बुक, ठीक है, एकदम नया एडिशन का भी बुक आप ले आए हैं तो भी उसमें आंकड़ा जो है पुराना ही मिलता है। इसलिए आंकड़ा का काफ़ी महत्व है सिविल सेवा के प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी। ठीक है, इसीलिए मैं इस तरीके से प्रयास कर रहा हूं, उसका लाभ जो है आप लोग उठाइए। आज के करंट अफेयर्स में झारखंड से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मिले हैं, आज के पेपर में आए हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल पर चर्चा कर लेंगे और उसके बाद जो है मैं जो है इसके आंकड़े दे दूंगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं झारखंड में क्या आया है। तो झारखंड में जो आया है आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो आपका होता है झारखंड में, और अन्य जनजातीय बहुल राज्यों में भी यह काउंसिल होता है, तो टैक कहा जाता है इसको। शॉर्ट में क्या कहा जाता है, टैक, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इट मीन्स जनजातीय सलाहकार परिषद। इसमें पहले भूमिका होता था राज्यपाल का इसके सदस्यों की नियुक्ति करने में। अब मंत्रिमंडल द्वारा कल यानी कि 4 जून 2021 को यह फैसला ले लिया गया है कि राज्यपाल की भूमिका इसके सदस्यों में, जो नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका होती थी, उससे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। हालांकि टैक यानी कि एक एडवाइजरी काउंसिल है, राज्यपाल को अपना सलाह देता रहेगा जनजातीय कल्याण एवं उनके अन्य समस्याओं से संबंधित मुद्दों पर। अब यहाँ पर जो इसका संगठन किया गया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो नई व्यवस्था के अंतर्गत पहले से वो समान भी हो सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है, उसका आप तनाव नहीं लेना है। जो नई व्यवस्था है उसको आप कंट्रोल कीजिए बस। इसके अध्यक्ष जो होंगे मुख्यमंत्री होंगे, पदेन एक्स ऑफिशियो। ठीक है, मुख्यमंत्री जो होंगे अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष कौन होंगे, जनजातीय कल्याण मंत्री। क्लियर, जनजातीय कल्याण मंत्री उपाध्यक्ष होंगे, 18 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, अन्य सदस्यों में जो शामिल होंगे तो निश्चित रूप से वे अलग अलग, जैसे जनजातीय मामलों से संबंधित जो भी अलग अलग विभाग है, आयोग है, उसके सचिव हो सकते हैं, कुछ वो मुख्यमंत्री की इच्छा पर होगा। ठीक है, किनको बनाना है नहीं बनाना है, लेकिन पदेन 2 पद होगा, एक अध्यक्ष का, दूसरा उपाध्यक्ष का। अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष जनजातीय कल्याण मंत्री। ठीक है, तो ये था आपका टैक के संदर्भ में। अब आइए एक महत्वपूर्ण और भी न्यूज आ रहा है झारखंड से, जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। यानी कि जो झारखंड का कृषि सेक्शन है वहाँ पर आप इसको इनपुट करेंगे। झारखंड के पर्यावरण सेक्शन, कल पर्यावरण से रिलेटेड मैंने बहुत सारे आंकड़े दे दिए हैं झारखंड के। ठीक है, जो एकदम वो करेंट आंकड़ा है, कल के पेपर में आया था। आज के जो पेपर में आया है वह बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा एक शोध किया गया पूरे झारखंड के मिट्टियों पर। ठीक है, उससे बहुत ही हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं कि झारखंड की मिट्टी जो है कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण पूरी तरह से तबाह होती जा रही है। ठीक है, और इस तरीके के करेंट आंकड़े को जब आप समावेश कर देंगे अपने उत्तर में, मुख्य परीक्षा के उत्तर में, आपको मार्क्स
नहीं भी चाहेगा देना एग्जामिनर तो मजबूर होकर के दे देगा। ठीक है, एकदम आपका ये ऑथेंटिक आंकड़ा है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है, झारखंड का ही यूनिवर्सिटी है। तो इसने क्या किया, पूरे झारखंड के प्रत्येक जिले के प्रमुख स्थानों से जहाँ जहाँ मिट्टी के अलग अलग ग्रुप्स पाए जाते हैं, मिट्टी का नमूना लिया और उसका टेस्ट किया। ठीक है, इस टेस्ट से जो हैरतगंज परिणाम आए हैं उसमें यह स्पष्ट हुआ कि जो झारखंड में हाल के कुछ 2 दशकों से, लगभग 20 वर्षों से रासायनिक उर्वरक और रासायनिक खादों का प्रयोग अत्यधिक बढ़ा है, उसके कारण कई समस्याएं क्रिएट हुई हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए रासायनिक उर्वरकों में सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में प्रयोग होता है यूरिया। यूरिया में 47% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम तो ये है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप कृषि का हमारा जो है गलत तरीका है, अगर सही तरीका हम अपनाने को जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। अब मान लीजिए हमको यूरिया अगर हम केवल जितना पौधा है उसके जड़ों के पास पास ही हम दें तो पौधा सारा लगभग यूज कर लेगा और यूरिया भी मेरा कम खर्च होगा। ठीक है, लेकिन मेहनत और तकनीक वहाँ पर चाहिए कि फटाफट हो जाए, लेट लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। इसके कारण सारा खेत में जो है किसान के द्वारा यूरिया को छिड़क दिया जाता है, वो गलत तरीका है। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है, पौधे सारे यूज नहीं कर पाते हैं, ये चला जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में वातावरण में, कुछ नाइट्राइट के रूप में चला जाता है वाटर में, तो वहाँ जल प्रदूषण हुआ। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पर मैंने समझाया था आपको एक यूट्रिफिकेशन होता है, सुपोषण। ठीक है, जब नाइट्रेट, ऐसा नहीं है कि नाइट्रेट में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन सिर्फ पौधों के लिए ही आपका न्यूट्रिएंट्स का काम नहीं करता है, जब वो जल में जाता है तो वहाँ के सूक्ष्म जीवों के लिए भी जो है वो सुपोषण का काम करता है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, उससे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस पनपने लगते हैं। ठीक है, फिर उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन, जब उनका जन्म हुआ है तो ऑक्सीजन बिना तो कोई जीव जीता नहीं है पृथ्वी पर, तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कल भी मैंने बताया था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही प्रदूषित जल माना जाता है। ठीक है, तो इसमें भी कृषि का आपका योगदान होता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग आते हैं कि जो शोध हुआ उससे क्या आपका परिणाम निकला है। तो 10 लाख हेक्टेयर मिट्टी जो है झारखंड का अम्लीय है। क्लियर, ये पहला परिणाम निकला। हम लोग और अंदर जाते हैं तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदग्गा, सिमडेगा और रांची। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदग्गा, सिमडेगा, रांची, ये जो 5 जिले हैं, इन 5 जिलों में 70% मिट्टी जो है अम्लीय है। ये पहला दूसरा शोध का परिणाम था। टोटल 10 लाख हेक्टेयर है। उसके अलावा बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां का 52% मिट्टी अम्लीय है। फिर से मैं जिला का नाम बोल देता हूँ, सब नोट कर लीजिए। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां। ठीक है, BIU के अनुसार, यानी कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अनुसार 79 लाख हेक्टेयर, 79 लाख हेक्टेयर भूमि में से 38 लाख हेक्टेयर भूमि ही खेती के योग्य है झारखंड में। यहाँ यूरिया का मुख्य रूप से, यूरिया का जिसका भी मैंने चर्चा किया, यूरिया का मुख्य रूप से प्रयोग किया करते हैं किसान। ठीक है, अनुपयोगी यूरिया जो है वातावरण को, यानी कि एयर को और वाटर को, दोनों को प्रदूषित कर देते हैं। एयर में GHG की वृद्धि करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो मैंने बताया एयर में चला जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वृद्धि करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बाद में क्रिएट करता है। और जल प्रदूषण में रासायनिक खाद के साथ साथ कीटनाशक भी यूज होते हैं, वहाँ पर सुपोषण होता है जो अभी मैंने समझा दिया। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, झारखंड में अम्लीय भूमि क्यों जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, भूमि की उर्वरता क्यों समाप्त होती जा रही है। तो झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में टाण भूमि है। बताया था ना मैंने जब ज्योग्राफी झारखंड का पढ़ा रहा था, टाण भूमि और दोन भूमि। क्लियर, टाण भूमि जो आपका होता है ऊंचा होता है, वहाँ पर जब तीव्र वर्षा होता है तो जो भी सुपोषण मटेरियल्स होते हैं जो आराम से घुलनशील होते हैं पानी में, वो सब धीरे धीरे या तो बह जाता है या अंदर चल जाता है। ऊपर क्या बच जाता है, तो आयरन बच जाता है, एल्युमिनियम बच जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बच जाता है, जिंक बच जाता है, और यही जो कुछ मिनरल्स हैं जैसे
फिर से सुन लीजिए, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, इन्हीं के कारण जो है अम्लीय हो जाता है। ठीक है, मिट्टी, ये भी आपका एक कंसेप्चुअल है कि अम्लीय क्यों हो जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक और हाइड्रोजन के कारण। झारखंड जो ये शोध हुआ बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, इसमें और कुछ पता चला कि झारखंड के मिट्टियों में फास्फोरस की भी भारी कमी है। ठीक है, कितनी भूमि, जितना भी झारखंड में भूमि है कृषि योग्य, उसका 66% भूमि में फास्फोरस की कमी है और 38% भूमि में सल्फर की कमी है। ठीक है, एक एक चीज़ नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गहराई में हम लोग जाते हैं तो कुछ जिलों की अगर बात करें तो जैसे पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, इसका सूत्र मैंने बताया है, तीनों जहाँ साथ आएगा पपूस पढ़िए। ठीक है, सिमडेगा, गुमला एक तरफ है, धनबाद, बोकारो एक साथ है, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग एक साथ है, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा संथाल वाला है। ये सारा जिला जिसका नाम मैंने लिया, वहाँ पर जितनी भी कृषि भूमि है उसमें से 50 से 96% कृषि भूमि में जो है फास्फोरस कम है। ठीक है, आगे आइए, लातेहार, लोहरदगा, वेस्ट सिंहभूम और साहेबगंज। ठीक है, देखिए इन सारे जिलों में, यहाँ पर देखिए वेस्ट सिंहभूम में यहाँ पर भी नाम आया है। ठीक है, और वहाँ पर भी आया था, फास्फोरस भी कम है वेस्ट सिंहभूम में और सल्फर भी कम है। तो लातेहार, लोहरदगा, वेस्ट सिंहभूम और साहेबगंज में आपका 55% मिट्टी में जितना भी एरिया है कृषि का, उसका 55% में सल्फर कम है। क्लियर, तो फास्फोरस सल्फर का आपका आंकड़ा आ गया है। पाकुड़ और सरायकेला जिला का जो बात हो रहा है तो वहाँ 40% भूमि में सल्फर कम है। ठीक है, तो ये था आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा जो आपका अध्ययन किया गया, शोध किया गया झारखंड के मिट्टियों पर। तो वहाँ पर पता लगाया गया कि सल्फर कहाँ कम है, कहाँ पर फास्फोरस कम है, कितना % में अम्लीय मिट्टी शिकार है, सबका आप यूज कीजिए। ठीक है, मार्क्स मुख्य परीक्षा में ऐसे ही नहीं आएगा। ठीक है, कि कोई गाइड उठाएं, कोई नोट्स उठाएं, कोचिंग का लिख दिए तो मार्क्स आने वाला आजकल नहीं है। ठीक है, सिविल सेवा हर दिन जो है बहुत टफ होता जा रहा है, माइंड को एकदम ओपन रखिए। ठीक है, करेंट अफेयर्स जो है एकदम हर दिन पढ़िए, और करेंट अफेयर्स सिर्फ करेंट का क्वेश्चंस बनाने का उद्देश्य से मत पढ़िए, है ना। इसका उद्देश्य होना चाहिए, एक तो पहला उद्देश्य करेंट का क्वेश्चन बनना, दूसरा उद्देश्य मुख्य परीक्षा में जो आपका करेंट डाटा को इनपुट करना, और हर दिन पढ़िएगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट जगेगा। और तीसरा, इंटरव्यू में तो करेंट ही करेंट है। ठीक है, मैं ही गया था इंटरव्यू के लिए, तो मुझसे भी उस समय ट्रंप जो यात्रा में आए थे उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और एक दो पाकिस्तान भारत रिलेशन पूछा गया था। तो सारा करेंट पर ही आधारित होता है इंटरव्यू। मत सोचिए कि झारखंड का PCS से तो सिर्फ जो है आपका फैक्चुअल पूछ के भगा देगा, वो सब नहीं है। ठीक है, झारखंड से भी पूछेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा। 50% झारखंड, 50% करेंट, ऐसा नहीं कोई आपका सब्जेक्ट पूछने वहाँ जा रहा है। जो सब्जेक्ट का ज्ञान फैन है आप दे ही चुके थे मुख्य परीक्षा में, तब ने इंटरव्यू कॉल किया। चलिए अब आते हैं झारखंड का तीसरा करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है, वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये झारखंड के मुकुल प्रसाद सिंह को मिला है, याद रखिएगा। वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड झारखंड के मुकुल प्रसाद सिंह को मिला है, ये भी आज के पेपर में आया है। चलिए अब हम लोग जो है इंटरनेशनल नेशनल कुछ करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, उसके बाद इसके डाटाज को देख लेंगे। चलिए 5 जून 2021 के करंट अफेयर्स आज क्या क्या बनते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से आप लोग सुनिए, नोट कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर है। उसमें जो मैंने सबसे पहले रखा है वह है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसके बारे में मैंने जो झारखंड के पेपर 1 के विविध संबंधी क्लास लिए थे, वहाँ पर पुरस्कार सेक्शन में लगभग हर पुरस्कार के डिटेल्स हिस्ट्री से लेते हुए मैंने वहाँ पर जानकारी दे दी है। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, हर सेक्शन का प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। ठीक है, हर सेक्शन का मैंने क्लियरली प्लेलिस्ट बना लिया है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है, पहले का अगर इतिहास का इसका बात किया जाए, हल्की चर्चा कर देता हूँ, तो सिर्फ मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तकों को दिया जाता था। लेकिन कुछ वर्षों पहले यह नियम बना दिया गया कि अगर अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक मूल रूप से नहीं भी है, किसी और भाषा में, दुनिया के किसी और भाषा में लिखी गई है, लेकिन अगर उसका अनुवाद इंग्लिश में कर दिया गया है, तब भी उस पुस्तक के नाम पर
उस कृति पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए विचार किया जाएगा। ठीक है, इसी के तहत जो है इस बार पहली बार एक फ्रेंच राइटर को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है और उस फ्रेंच राइटर का नाम है डेविड डियोप। ठीक है, क्या नाम है? डेविड डियोप। इन्होंने जो मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा में पुस्तक लिखी थी उसका नाम है फरेरे डेमी। इस पुस्तक का ट्रांसलेट कौन कर दिया? तो उसका किया एन्ना मोस्चोवाकिस ने। ठीक है, इसका ट्रांसलेट करने वाली हैं एन्ना मोस्चोवाकिस। किस नाम से इन्होंने ट्रांसलेट किया है? एट नाइट ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ जो $50,000 का पुरस्कार मिलता है तो मिलेगा आपका $25,000 मिल जाएगा डेविड डियोप को और 25,000 मिल जाएगा एन्ना को। यही रूल है। ठीक है, चलिए अगले करेंट अफेयर्स पर आते हैं। चीन के द्वारा आप जान रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह अपना भी एक स्पेस स्टेशन विकसित किया जा रहा है। उसी के लिए चरणबद्ध से तरीके से प्रयोग करने के लिए कई सैटेलाइट्स को भेजे जा रहे हैं ताकि मानव को सुरक्षित वहाँ पर भविष्य में भेजा जा सके उस स्पेस स्टेशन पर। उसी के तहत फिर से एक सैटेलाइट का चीन ने परीक्षण किया है, भेजा है सफलतापूर्वक। और उस सैटेलाइट का केवल नाम याद रख लीजिएगा, फेनगयुन 4B। क्लियर? फेनगयुन 4B। अब आइए नासा से खबर आ रही है। नासा ने डिसीजन लिया है कि 2 अंतरिक्षयान जो है आपका वेनस के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, और ये जो दोनों अंतरिक्षयान हैं वो उस मिशन का जो नाम होगा डेविंसी होगा पहला, और दूसरा का नाम होगा वेरिटास। नासा के द्वारा वेनस के लिए। ठीक है, इसका जो आपका उद्देश्य होगा डेविंसी का, इसका उद्देश्य होगा एटमॉस्फेयर का वहाँ का स्टडी करना, और वेनस का वेरिटास का जो उद्देश्य होगा वहाँ के भूगर्भ का अध्ययन करना। का जो गठन हुआ था 1958 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ कहे जाते हैं, जो हेड वहाँ के होते हैं, वो हैं वर्तमान में बिल नेल्सन। इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में आया करता है अक्सर नासा के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम। अब आइए, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति थे जो पद्म विभूषण से भी सम्मानित थे, उनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ। घटना को लेकर भारत ने भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। ठीक है, क्योंकि वो भारत के भी पद्म विभूषण थे ना। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। ठीक है, चलिए अब हम लोग सोलर से रिलेटेड और ये जो आपका पवन ऊर्जा से रिलेटेड एवं अन्य ऊर्जा से रिलेटेड नवीकरणीय स्रोत का जो भी नवीनतम कुछ डाटा है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको ध्यान से सुनिए, नोट जरूर कीजिए, बहुत लाभ होगा, है ना, और एग्जाम्स में प्रयोग भी कीजिए। तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा में जो है भारत सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विशेष रूप से हम लोग से केंद्रित रहेंगे पिछले 1 साल के करंट पर इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम का? ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा उपलब्धता और भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्बन पद चिन्ह को समाप्त करना। ठीक है, कार्बन पद चिन्ह का अर्थ होता है जब भी आप आर्थिक गतिविधियां करते हैं, इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो या घरेलू भी कुछ हो, ठीक है, तो जो भी कार्बन का उत्सर्जन होता है तो वह उत्सर्जन कितना होता है उसी को कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, कार्बन क्रेडिट का अर्थ होता है कि आपको जितना आपका जो कंट्री है, आपका जो पॉपुलेशन है, वहाँ पर एक संभावित मात्रा निर्धारित कर दी जाती है कि जीवन यापन के लिए इतना अगर आप प्रोडक्शन करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर क्षेत्र हो या इंडस्ट्री क्षेत्र हो, तो काम चल जाएगा इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, है ना। उससे फिर कितना कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, कार्बन उत्पन्न होगा। ठीक है, तो उसकी भी मात्रा निर्धारित कर दी जाती है, वो आपका सीमा होता है। ठीक है, उस सीमा से अगर नीचे आप रहते हैं, अगर मान लीजिए 100 टन आपको परमिसिबल लिमिट है कार्बन
का आपका उत्सर्जन करने का और आपने 80 टन ही किया तो 20 टन आपका कार्बन क्रेडिट हो गया। अगर 100 टन की जगह आपने 120 टन 130 टन जो है कार्बन का उत्सर्जन कर लिया तो 30 टन जो है आपका कार्बन जो है एक्स्ट्रा भागा, वो क्रेडिट में नहीं गया और लॉस में चला गया। तो यहाँ पर किया क्या जाता है कि अगर आपको 100 टन का दिया गया था, निर्धारित किया गया था कि 100 टन ही आपको करना है कार्बन उत्सर्जन, आपने 70 टन ही किया तो 30 टन जो है आपका एक्स्ट्रा बचा। तो अब व्यवस्था विकसित देशों ने क्या कर दी है कि इस 30 टन को जो है आप बेच सकते हैं किसी और देश को, ठीक है। तो ये विकसित देशों का एक समझ लीजिए कुत्सित चाल है। तो अगर पृथ्वी पर ही ना है वो विकसित देश भी, तो यहाँ पर 30 टन उत्सर्जन हो या वहाँ हो, ठीक है, इससे विकासशील देशों को कुछ हेल्प मिल जाएगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा कि आपने 30 टन जो है कम कार्बन का उत्सर्जन किया, उसके बदले कोई देश जो है आपको मनी दिया, पहले तो कोई नहीं देता था, ठीक है। और लोग प्रोत्साहित होंगे कि जो मेरा परमिसेबल लिमिट है उससे हम थोड़ा सा कम कार्बन उत्सर्जन करें, ठीक है। 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें जो भी प्रावधान था उसको लागू करने का प्रयास जो है भारत सरकार के द्वारा अपनी ओर से जितना हो सके किया जा रहा है। उसमें जो नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान बहुत बड़ा होने वाला है और भारत ने टारगेट किया है कि ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन जो है 2030 तक 33 से 35% कम कर दिया जाएगा और गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा जो अभी जितना मिलता है, ठीक है, उसमें 40% की वृद्धि 2030 तक की जाएगी, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस को कम किया जाएगा, दूसरा गैर जीवाश्म स्रोतों से यानी कि कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि को छोड़ करके बाकी सेक्शन से जो ऊर्जा होगा उसमें 40% की वृद्धि की जाएगी। तो कौन सा ऊर्जा होगा? नवीकरणीय ऊर्जा होगा। क्लियर? बेहतर दक्षता और विश्वसनीयता के साथ अक्षय ऊर्जा जो है आज एक अच्छा विकल्प के रूप में सामने आया है। अगर इसके तकनीक को विकसित कर लिया जाए तो ये उत्सर्जन रहित होता है। भारत ने 2015 में फैसला लिया था कि 2022 तक 175 गीगावाट का जो प्रोडक्शन है नवीकरणीय ऊर्जा से किया जाएगा, ठीक है। कितना? दो 2022 तक 175 गीगावाट, ठीक है। उसमें जो है आपका सौर ऊर्जा 100 गीगावाट, पवन 60 GW, बायोमास 10, लघु जल विद्युत 5 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है 2022 के अंत तक। इसके अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो 28 फरवरी 2021 तक भारत नवीकरणीय ऊर्जा से लगभग आपका 93 गीगावाट जो है उत्पादन कर चुका है, ठीक है। इसमें 25 मेगावाट वाले पन बिजली क्षेत्र शामिल नहीं हैं, ठीक है। 28 फरवरी 2021 तक का डाटा आपको मिल गया है और इस 93 गीगावाट में, ठीक है, हमारा टारगेट तो 175 गीगावाट का है। इस 93 गीगावाट में सौर ऊर्जा से 39 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 38.8, एवरेजली 39 से थोड़ा कम दिमाग में रखिए, बायोमास से 10 गीगावाट, लघु विद्युत से 4.5 गीगावाट और कचरा से 0.16 गीगावाट उत्पादन हो चुका है। नवीकरणीय ऊर्जा का अगर अभी वर्तमान में स्थान देखें तो कुल बिजली क्षमता का 24% नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान जो है आपका है, ठीक है। इसी प्रकार कुल 50, एक तो आपका हो गया कि 93 गीगावाट का क्षमता स्थापित किया जा चुका है। इसके अलावा 50 गीगावाट की क्षमता जो है विकसित होने की प्रक्रिया में है। क्लियर? उसमें से 27.5 गीगावाट का टेंडर ऑलरेडी निकाला जा चुका है। नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित अगर नीतियों, योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों को देखा जाए, ठीक है, तो उसमें से सब सर्वोच्च स्थान पर आपका है नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन जो है जनवरी 2010 में शुरू हुआ था। ये सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु था और इसलिए शुरू किया गया था नेशनल सोलर मिशन क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां लगभग वर्ष भर
सूर्य की किरणें सीधी जो है पड़ती हैं, क्योंकि कर्क रेखा भारत के ठीक बीच बीच से गुजरता है। क्लियर। यहाँ पर 750 गीगावाट सौर ऊर्जा संभावित है। भारत में 750 गीगावाट सौर ऊर्जा से संभावित है। तो इसका लाभ लेने के लिए ही नेशनल सोलर मिशन 2010 में यूपीए सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जो टारगेट था कि 2022 तक 20 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी प्राप्त देश करेगा। क्लियर। और 28 फरवरी 2021 को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 39 गीगावाट की क्षमता स्थापित हो चुकी है। उस लक्ष्य से हम लोग डबल लगभग पहुंच चुके हैं। ठीक है। अब आइए पीएम कुसुम योजना। देखिए ये जो है पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्तम महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्तम महाअभियान। क्लियर। इसमें क्या है, किसानों को पानी और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से। इसके लिए 2020-21 में 15 लाख सौर ऊर्जा से संचालित पंप सेटों का वितरण का लक्ष्य रखा गया है। देखिए एक ओर तो पंप सेट है और दूसरी ओर यह देखा जा रहा है कि अगर सौर ऊर्जा का प्रयोग कृषि क्षेत्र में किया जाए, पीएम कुसुम योजना का वही उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जाओं का प्रयोग, विशेष रूप से सौर ऊर्जा का प्रयोग कृषि क्षेत्र में किया जाए, तो वहाँ पर काफ़ी जो है बचत होगा जल विद्युत का, और दूसरा जो है किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान होगी। तो कृषि क्षेत्र में 25.8 गीगावाट वर्तमान में यूज हो रहा है लगभग आपका सौर ऊर्जा के रूप में, उसको बढ़ा करके 30.8 गीगावाट करना। सौर ऊर्जा संयंत्रों का जो कृषि क्षेत्र के लिए यूज होंगे उनके आकार छोटा करने का प्रयास करना है। पीएम कुसुम योजना में 3 चीज़ हो गया, सौर ऊर्जा आधारित पंप सेटों का वितरण और सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कृषि क्षेत्रों में 30.8 गीगावाट तक। ठीक है। और सौर ऊर्जा संयंत्रों के आकार को छोटा करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो सके। ये पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य है। कृषि क्षेत्र के बाद आते हैं सोलर स्ट्रीट लाइट और स्टडी लैंप। ठीक है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि सोलर स्ट्रीट लाइट 1,74,000 टोटल लगाए जाएं अलग अलग शहरों में, और छात्रों को जो स्टडी करते हैं 13.5 लाख स्टडी लैंप सोलर जो बेस्ड होना चाहिए। उसमें से अक्टूबर 2020 तक जो लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, स्ट्रीट लाइट 30,000 लगाए जा चुके हैं और 2,13,000 जो है आपका स्टडी लैंप का वितरण हो चुका है। ठीक है। अटल ज्योति योजना, एक अटल ज्योति योजना है, उसके अंतर्गत भी कुछ जो है आपका लगाया गया है सोलर स्ट्रीट लाइट, इसलिए वहाँ पर कम संख्या आपको दिखा। इसमें 2.5 लाख सौर स्ट्रीट लाइट लगाया जा चुका है, और उससे पहले जो है आपका अन्य योजनाओं के तहत स्ट्रीट सोलर लाइट योजना के तहत 30,000 लगाया जा चुका है, यानी कि लगभग 2.25 लाख जो है सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जा चुका है छत के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है। 28 फरवरी 2021 तक 4.4 गीगावाट क्षमता वाले सोलर प्लेट्स जो हैं छतों पर लगाए जा चुके हैं पूरे देश के। ठीक है। सौर ऊर्जा पार्क, ये सौर ऊर्जा पार्क का अर्थ होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में जो है सोलर प्लेट्स वगैरह लगाना और सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। तो 15 राज्यों में, भारत के 15 राज्यों में कुल 40 सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है। इसमें 26.3 गीगावाट की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है। कितना में उत्पादन हो सकता है, इतना उत्पादन हो सकता है, कुल क्षमता समझ लीजिए, और इसमें 8 गीगावाट का उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके अलावा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की भी स्थापना हो रही है, उसमें एक एमपी में भी है। ठीक है। और एक कोशिश की जा रही है, केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है राज्यों को कि जब भी सोलर पार्क की स्थापना की बात आए तो आप लोग जो हैं सड़क संपर्कता हो, पानी हो, बिजली हो, जो भी सुविधा चाहिए, क्लियरेंस का कोई भी मामला हो, आप लोग जो है फटाफट कीजिए ताकि इसमें बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है। पवन ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं तो संभाव्य क्षमता जो है 695 गीगावाट है। सोलर का कितना बताया गया था आपको? ठीक है। भारत में इतना क्षमता है, और विंड एनर्जी का जो है उसके बाद आइए अन्य जो स्रोत हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बायोमास। बायोमास जो है टोटल हम लोग 10 गीगावाट 10.14 गीगावाट के स्थापित कर चुके हैं,
और जैसे जैसे बायोमास आएगा बढ़ेगा उसी तरीके से भी बढ़ेगा, लेकिन हम लोग अभी भी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता है कि सभी शहरों में कचरे आधारित जो भी ऊर्जा संयंत्र है उसकी स्थापना की जाए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की एक योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है। इसमें जो है आपका अभी तक मार्च 2020 तक 3200 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन शुरू हो चुका है और 17,000 मेगावाट क्षमता वाले सब स्टेशन बनाए जा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, मार्च 2020 तक 3200 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन और 17,000 मेगावाट क्षमता वाले सब स्टेशन निर्मित किए जा चुके हैं। और मई 2021 तक, इस साल का माने यही महीना तक जो टारगेट था पिछला महीना तक, ठीक है, कि 9700 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बनाना। 3200 हो चुका है, 9700 तक का है। और जो 17,000 मेगावाट वहाँ था सब स्टेशन, यहाँ 22,600 मेगावाट के सब स्टेशन का निर्माण करना। ठीक है, तो ये आपका सिचुएशन है। सब स्टेशन हुआ, सोलर हुआ, विंड हुआ, बायोमास हुआ। विशेष रूप से हम लोगों ने सोलर के बारे में पढ़ा। ठीक है, आशा है कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, आज शाम को जो है आपका जेपीएससी पेपर 2 का अंतिम टॉपिक के क्लासेस हो जाएंगे, आप लोग इंतज़ार करें।